औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। स्टार्ट करें। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से बैठे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करें भाई, चलें। अच्छा भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफ़ा आपकी कंफर्मेशन मुझे चाहिए होगी दोबारा, ठीक है बेटा, ताकि मैं स्टाफ को बोलूँ आप भाई चल करो, कोई बात नहीं, ओके हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह। आप कैसे लोग हैं? ठीक हो? कहाँ से आए हैं आप लोग? हैं? गुलिस्तान जौहर से। कहाँ काम करते हैं? अच्छा भाई, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है पहले मुझे जल्दी से ना अपना बैकग्राउंड बता दे। स्टूडेंट है तो किस बैकग्राउंड से है, और अगर प्रोफेशनल है तो कहाँ से है, कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं किसी फर्म में काम करते हैं, लॉयर्स, जल्दी से लिखो ताकि मुझे पता चल जाए मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगा, वो मेरा काम है, मगर मुझे जल्दी जल्दी करें। लॉयर यार, क्या हमारे देखें लॉयर्स में जो है ना नाम बनता जा रहा है भाई। हमने स्टार्ट किया था सीए स्टूडेंट्स के लिए, अब हमारा सीए स्टूडेंट से काम आगे निकल चुका है। और ये जो इस्तीफ़ा की है ना जो रिस्पांस मैं जो देख रहा हूँ वो इनको मैं बता रहा था कि भाई देखो, सिर्फ आइडिया पे ही इतने लोग आ गए हैं, उसका मतलब है भाई सही सोच रहा है। तो आज का सेशन इंशाल्लाह बेटा, अतर भाई तू मेरी जान है यार, बच्चे नहीं हो। अतर तो एक दो स्टूडेंट है मेरे, उनको हर बैच में आने का शौक़ होता है, अतर भी उनमें से। अतर लव यू दादा। और भी एक आध स्टूडेंट है और माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत तरक्की दी है। अतर तो अब इनको नज़र ना लग जाए इसलिए इनके किस्से सामने नहीं लाता, इतना माशाल्लाह सेट हो गए भाई। नहीं, छुप के काम करो, बस छोड़ो, बस तरक्की करो। चले बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का सेशन हमारा कॉर्पोरेट टैक्सेशन का है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि हमारी क्लासेस 3 तरीके से हुआ करेंगी। एक, नंबर 1, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो फिज़िकली आप आ सकते हो, लाइव आप जैसे बैठे हैं, और तीसरा है रिकॉर्डेड। तो तीनों वर्जन में क्लास आपको मिलेगी। प्रोफेशनल्स हैं, इस वजह से क्लास हम नॉर्मली 7:15 से 7:30 के दरमियान स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर किसी ने फिज़िकली आना होगा तो ऑफिस से लोकेशन तक आ सके। ओके, इसीलिए टाइमिंग हम ये रखेंगे। 5 दिन क्लासेस होंगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। आपको क्लास की टाइमिंग कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसी वक्त मैसेज आएगा जब क्लास कैंसिल हो रही होगी किसी वजह से, जो कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ना हो। तो इसीलिए हाँ, कभी मजबूरी हो जाती है, जैसे कोई इंटरनेट कनेक्शन, ये एरिया पीसीएचएस का ऐसा है ना कि कभी इंटरनेट की तारें काट के चले गए तो फिर उस सूरत में हमें दिक्कत होती है। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ़ भाई आजकल सुकून में, इस वजह से हमें वो परेशानी नहीं होती ना कि जी अल्ताफ़ भाई ने बोला स्ट्राइक, तो चलें, आजकल वो नहीं हो रहा। तो रमज़ान की टाइमिंग भी बेटा बता देंगे, टेंशन ना लें, क्योंकि रमज़ान में आपको ऑब्वियसली किसी ऐसे टाइम में हम बुलाएंगे जिसमें या तो आप यहाँ से घर, किधर हो भाईजान, कैसे हो आप? ये देखो, ये अभी हमारे ऐसे स्टूडेंट, अभी आप लोगों की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, पढ़ाए हुए बच्चे इस बैच में क्यों आ रहे हैं? कुछ नया। चले भाई बिस्मिल्लाह। तो एक चीज़ क्या है, चंद चीज़ें इस बैच के लिए। नंबर 1, 5 दिन की क्लास रखी हमने, ठीक है। फोकस किस चीज़ पे है? कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे। और उसका मैंने फर्स्ट सेशन में डिटेल में आपको बता दिया है कि इस वक्त चूँकि जिस दिन हमने इसको पहली दफ़ा कोर्स को लॉन्च किया था और आज के दिन जब हम खड़े हैं 5वां बैच हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी जनरेटिव एआई। अब आपको पता है जनरेटिव एआई के बाद आने वाला एजेंटिक एआई। अब एजेंटिक एआई, ये चीज़ें वो भी सिखाऊंगा आपको किसी दिन कि ये हैं क्या, क्योंकि आपको अगर कोई समझता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, तो वो फूल है, फूल्स वर्ल्ड में रह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है। अब अंदाज़ा लगाएं। तो मैंने कहा अच्छा, इस एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। और वो क्या है कि देखें, जो मेरी रिसर्च है इस पूरे प्रोफेशन के हवाले से, मुझे लगा कॉर्पोरेट एंटिटीज़ अब इन हाउस बंदे से टैक्स का काम कराएंगी। वो बड़ी बड़ी मोटी फीस नहीं देंगी बड़ी बड़ी फर्म्स को और लॉयर्स को, और जिनके पास इन हाउस रिसोर्स अच्छा नहीं होगा वो यंग लॉयर के पास आएगी कि चलो वो कम फी में मेरा काम कर रहा है। तो मेरे बच्चों, पहले दिन जो मैंने बातें बताई थी, एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ,
कॉर्पोरेट एंटिटीज को हम फोकस कर रहे हैं, मगर फी आर कम रखना, क्योंकि असल चीज आपको जो बढ़ाएगी ना वो होगा बल्क से कमाना, पर यूनिट कमाना नहीं। ये मेरी बात याद रखिएगा, बल्क की तरफ जाना, पर यूनिट की तरफ नहीं जाना, तो आप देखिए कहाँ पहुंचते हो। तो इसीलिए जो चीजें सीखेंगे आप, उसके साथ बिजनेस भी सिखाने की मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो मैं अपने लिए भी तो अप्लाई कर रहा हूं ना, मैं अपने आप को भी देखें कैसे चेंज करता जा रहा हूं। हर बैच में मैं देखता हूं क्या हुआ, अच्छा चेंज कर। तो आज अगर मैं बैठा हूं और मैं कॉर्पोरेट टैक्सेशन को फोकस करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, चलें, अब हमारी मैंने ऑनलाइन देख लिया बेटा आप सबको, जैसे मैंने कहा था कहाँ कहाँ से आप लोग आए हो, क्या काम करते हो। चलें स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का सेशन जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे है, मगर सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे नहीं है, उसके किस चीज़ पे, इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। तो आपको एक गैप उन लोगों को फील होगा जिन्होंने कभी टैक्स नहीं पढ़ा। इसमें कोई बेसिक टैक्सेशन का कोर्स मैंने नहीं रखा, तो आपको समझ कैसे आएगा, फिर आपको समझ कैसे आएगी मेरी बातें। देखिए बेसिक टैक्सेशन जो आपकी है ना, जिसको कहा जाएगा कि कुछ मतलब अल्फाबेट तो आए ताकि लफ्ज बना सको, वो खुद ही सिखाऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा इन्हीं सेशंस में कवर करूंगा जितना समझ आने के लिए ज़रूरी है। और एक कोर्स जिसके लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं होगी इसके अलावा, वो होगा मेरी सीए की क्लासेस। जो सीए में मैं पढ़ाता हूँ वो बेसिक होता है, वो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। तो आपके पास इस कोर्स के कितने कितने हैं जो सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 7 हो जाएंगे। 6 इसमें मैं कवर करूंगा, और वो कैसे कवर करूंगा मैंने सारी उसमें फर्स्ट सेशन में बताई हुई हैं। वो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं आज कुछ पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि आज सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। मगर ऑब्वियसली लोग ऐड होते रहेंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ बातें करनी पड़ेंगी ताकि सबको ऑनलाइन ऑन बोर्ड ले आऊँ। ठीक है, तो इसीलिए 7 होंगे, 6 मैं पढ़ाऊँगा, 7वां आप पे छोड़ दूंगा। और वो क्या है, बेसिक टैक्सेशन। बेसिक टैक्सेशन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही बेसिक में जाना है तो वो आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा। ओके, और अगर कोई नहीं देखना चाहता है ना देखे, मैं उसके बगैर पढ़ा दूंगा। इतना बेसिक में जाने की आपको ज़रूरत नहीं फील होगी। आए ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन में। ये कोर्सेज इसी तरह चलेंगे। मंडे पे क्लास होगी 1 की, अगर कोई क्लास किसी सब्जेक्ट की मिस हो गई तो सैटरडे पे मेकअप करूँगा। मगर मेरी कोशिश ये होगी कि इस दफ़ा कोई क्लास जाने ना पाए, ताकि 5 महीने में 5 सब्जेक्ट और 6ठे महीने में सारा एक ही सब्जेक्ट पे फोकस होगा। और वो 6ठा सब्जेक्ट कौन सा है, टैक्स प्लानिंग, ताकि उतना ही टाइम उसको मिल जाएगा जितना बाकी सब्जेक्ट को टाइम मिलेगा। टैक्स प्लानिंग का सब्जेक्ट आखिरी महीने में रखा है ताकि आप पूरी चीज़ें सीख लो, ताकि प्लानिंग कर सकें हम। ओके हो गई ऑनलाइन, ठीक है बेटा। मंसूर वेलकम बेटा, स्टार्ट करें बेटा। चलें, अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, कॉर्पोरेट टैक्सेशन के इश्यूज। तो आपको कुछ नोटिंग भी करवाना चाहता हूं, करेंगे? थके हुए तो नहीं आप लोग भाई, ऑनलाइन वाले थके हुए नहीं, लिखना चाहते हो? लिखना तो आपको लिखने की थोड़ी सी इसलिए चाहूँगा ताकि इससे आपको ना कुछ चीज़ें यहीं याद रह जाएंगी। ठीक है, चलें, पहला है आज का जो टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट कॉर्पोरेट टैक्सेशन का, यानी P1 का, उसका नाम है इशू। इशूज़ पे ही हम पढ़ रहे हैं ना, इशूज़ है। तो कौन सा इशू है, इशू नंबर 1। हम इसी तरह पढ़ा करेंगे, मैं नंबर कर दूंगा, इशू 1 2 3 4। इसके प्रॉपर नोट्स बना लिए ना तो मुझे दुआएं दोगे आप, क्योंकि इसके अंदर मैं रेलिवेंट लॉ, रेफरेंसेस, केसेस लाया करूंगा कि देखो यहाँ लिखा है। वो नोट्स ही आपको कल एक अच्छी एडवाइजरी पे लेके जाएंगे। क्योंकि देखो एआई क्या कर सकता है आगे चल के, कैसे आपकी असिस्टेंस कर रहा है। मेरा सेशन जरूर देख लो जो मैंने पहले दिया है। ठीक है, इशू 1 क्या है भाई, किसी भी कंपनी के लिए सबसे पहले किसी भी टैक्स एडवाइजर को पता होना चाहिए, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो इन हाउस हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो टैक्स एडवाइजर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, सबको पता होना चाहिए इशू नंबर 1। और वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ टैक्स। ये क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। आप इसको कह सकते हो इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये क्यों जरूरी है, इसकी पूरी मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूंगा इंशाल्लाह आज के सेशन में। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे और इसी को सीखेंगे आज। आपका आज का इशू है कॉर्पोरेट एंटिटीज पे जो टैक्स लगाया गया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ओके, ये अकाउंटेंट्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी,
लॉयर्स के लिए भी बड़ी लर्निंग होगी, मगर लॉयर को ऑलरेडी पता होता है कुछ चीज़ों का, सही। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको इसमें एक इवेंट से मैं ज़रा कोरिलेट करूंगा चीज़ों को। इवेंट है अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिकन इंडिपेंडेंस में एक इवेंट हुआ था जिसको वो कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। क्या कहते हैं उसको? बोस्टन, बोस्टन सिटी है और उसकी टी पार्टी, ये एक इवेंट हुआ था। ये क्या इवेंट था? इस इवेंट में ये था कि यूएस जो कॉलोनीज थी, पहले यूएस में 13 कॉलोनीज होती थी, ठीक है, बाद में वो जो यूनाइटेड स्टेट्स बना 50 तक गई। 13 कॉलोनीज शुरू में हुआ करती थी जिनमें हुकूमत होती थी किसकी? बरतानिया की, यूके की। यूके चूंकि अमेरिका और यूके का बड़ा डिस्टेंस था, तो जो लॉ मेकिंग हुआ करती थी, जो टैक्सेशन लगती थी, वो कहाँ डिसाइड होती थी? लंदन में। और लंदन में जो पार्लियामेंट में मौजूद लोग थे या पार्लियामेंट में लोग थे या जो भी हुकूमत थे, उसमें अमेरिका के लोग शामिल नहीं थे। तो वो आए दिन क्या करते थे? टैक्स बढ़ाते थे, आए दिन टैक्सेस लगाते थे, टैक्स बढ़ाते थे। तो अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो कॉलोनीज पे रहते थे, उन पे रेजिस्टेंस आना शुरू हुआ कि यार आए दिन ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, आए दिन टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंस का नारा लगाया। नारा क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट होंगी। विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये उनका इंडिपेंडेंस का स्लोगन था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब अगर चाहते हो हम पे टैक्स लगाना तो हमारे लोगों को पहले पार्लियामेंट में बिठाओ ताकि वो हम पे टैक्स लगा सकें, क्योंकि उनको हमारे हालात का पता होगा, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो टैक्स हम पे लगा सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में तकरीबन कुछ बोस्टन में, ये तो बाकी सिटीज में हुआ, स्टार्ट बोस्टन से हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो जो कॉलोनिस्ट थे, कुछ लोग गए हार्बर पे और वहां पे टी के जहाज आए हुए थे। और टी के जहाज जब आए हुए थे तो उन्होंने क्या किया, उसमें से सारी टी समंदर में गिरा दी। अब समंदर में जैसे ही टी गिरी तो वो उसका कलर क्या हो गया? चाय जैसा हो गया, चाय जैसा हो गया। तो उन्होंने कहा हमने ग्रैंड टी पार्टी की, आओ सारे चाय पियो। तो नाम क्या रखा गया उसका? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी बेसिकली रेजिस्टेंस का एक इवेंट था। नाम क्या रखा गया था? बोस्टन टी पार्टी। किस चीज पे रेजिस्ट कर रहे थे? किस टैक्स पे? जो विदाउट रिप्रेजेंटेशन लगाया जाए। आपको पता है यही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी मौजूद है, और इसी इवेंट से दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस में एक उसूल आया जो हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है, और वो है आर्टिकल 77। लिखें, ये नोट करें आप सारी चीजें। आर्टिकल 77। आपके पास ना कॉन्स्टिट्यूशन की कोई छोटी किताब फिजिकल हो तो बहुत बेहतर है। मैं तो दो कैरी कर रहा हूं। ये पुराना एडिशन था क्योंकि इसमें मेरी नोटिंग है, इसमें मेरी नोटिंग है, तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। मेरे नोट किए हुए हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। ये देखें, जिसमें टेक्स्ट की कुछ चीज़ें हैं तो अंदर भी मेरी नोटिंग है, तो मैं इसको नहीं छोड़ता। नया एडिशन भी ले लेता हूँ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मौजूद हों। तो अब आप जो नोटिंग करोगे ना, ये ऐसे ही आपको भी फायदा देंगे। आर्टिकल 77 क्या है, मैं शो करता हूँ आपको स्क्रीन पे, अभी आपको ज़रूरत नहीं है बुक की। आर्टिकल 77 हमारे टैक्सेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की सबसे बड़ी बुनियादी उसूल को ले डाउन करता है। और आप एज टैक्स एडवाइजर, इन हाउस मैनेजर और एक्सटर्नल काउंसिल क्या देखेंगे कि आए दिन एफबीआर, आए दिन गवर्नमेंट, आए दिन पार्लियामेंट, जिसको भी दो, कभी एफबीआर इनिशिएट करता है, कभी गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, मगर पार्लियामेंट ही वो इदारा है जो लॉ मेकिंग करता है। तो ऐसी लेजिस्लेशन होती रहती है जिसका ताल्लुक टैक्स से होता है। नए टैक्स लाने का मतलब नया पूरा इनेक्टमेंट लाना नहीं है, पूरा एक्ट, पूरा लॉ लाना नहीं है। एग्जिस्टिंग लॉ में कोई नया प्रोविजन आना भी नई इनेक्टमेंट है। तो एवरी टाइम अ न्यू प्रोविजन इन लॉ इज एडेड जो आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी की लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो आपका फर्ज बनता है क्या चेक करना? नो, क्या चेक करना? आप और सोचो क्या करना। एक लफ्ज, आप सही बोला मगर लफ्ज चेंज करना चाहता हूं। इन्होंने कहा
कि वो लीगल है कि नहीं, मैं कहता हूं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो पहला उसूल क्या पता होना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्सेशन का, कि जो टैक्स कंपनी पे लगाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं। अब उसके सारे उसूल आज हम सीखेंगे। आज के अगले 1 घंटे के अंदर आप सारे उसूल सीख लोगे कि कैसे पता चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, कैसे मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं, कब चैलेंज कर सकता हूं, कब नहीं कर सकता, आखिर वो पैरामीटर क्या है जिसमें हम देखें कि वो टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल है भी नहीं। अब आप कहोगे सर पहले सेशन में आप ये पढ़ा रहे हो, भाई इसी तरह पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि कम टाइम के अंदर अगर मुझे तैयार करना, बाकी तो भाई चैट जीपीटी करके दे रहा है ना यार, तो मैं अगर वही चीज़ें ही पढ़ाऊं जो चैट जीपीटी करके दे तो फायदा क्या है आपका। मैं आपको इंशाल्लाह इशू वाइज पढ़ा दूंगा। ओके हो गया, ऐसा सही है कि एवरी टाइम मैं हर क्लास में कोई इशू लाऊंगा कॉर्पोरेट टैक्सेशन का और उसका पूरा डिस्कस करके लॉ बता के सॉल्यूशन भी दे दूंगा कि बेटा देखिए इसका ये सॉल्यूशन होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। तो करंट इश्यूज कौन से हैं भाई, क्या है? एडवाइजर के पास क्यों आएगा कोई बंदा, क्या उससे बेसिक सीखने आएगा, क्या क्लास लेने आएगा या इशू सॉल्व कराने आएगा? तो मैं आपको क्या पढ़ाऊं, स्ट्रेट इश्यूज। सही मेथड है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल में पहला आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 77। चलें आप एक काम कर लें, ये एक आप अपनी तरफ रखें, इसमें आर्टिकल 77 है, जरा आर्टिकल 77 जो यहाँ मौजूद है वो खोल लें। ऑनलाइन वाले एक बच्चे ने, सिटी कंप्यूटर हैदराबाद ने, वो आपके साथ इनबॉक्स में भी शेयर कर दिया है, मगर हमें इसकी इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास भी एक्सेस है। मैं आपको आर्टिकल 77 दिखा देता हूँ। आर्टिकल 77 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी एक आर्टिकल है। ये कोई वेबसाइट है बेटा, यहाँ मुझे चूंकि इजीली मिलता है ना तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, वैसे मेरी नहीं है। आर्टिकल 77 के अंदर क्या मौजूद है, आप पहुँचे हैं उस पर? आर्टिकल 77 का टाइटल क्या है भाई? आर्टिकल 77 कहता है टैक्स टू बी लेवीड बाय लॉ ओनली। अब आप लोग 2 चीजों में फर्क सीखें। ये आ गया आर्टिकल 77 भाई, ऑनलाइन वालों ये आपके सामने है आर्टिकल 77। इसका टाइटल है टैक्स टू बी लेवीड बाय लॉ ओनली। अब सोचें कि इसका ताल्लुक वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से कैसे बना। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था नो टैक्सेशन विदाउट, ये भी तो ये कह रहा है। हमारे मुल्क में लॉ मेकिंग कौन करता है, हमारे मुल्क में लॉ मेकिंग कौन करता है भाई? हमारे मुल्क में लॉ मेकिंग, हमारे पास स्टेट के 3 पिलर्स हैं। अकाउंटेंट दोस्तों के लिए बेटा ये लिख रहा हूं, लॉयर्स को बताने की जरूरत नहीं होती मुझे। और जो मतलब मेरे लिए आप पता है क्या, सारे जीरो, ये रख के मैं पढ़ा रहा हूं। ये ना समझना कि मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, नहीं, सब जीरो, ताकि मैं सबको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह दे सकूं। मगर ये बोलूंगा ज़रूर ताकि मेरे पास जो 1-2-3 ग्रुप के हैं ना तो बता सकूंगा ये इसको नहीं आएगा, ये इसको, ताकि वो उसको ज़्यादा फोकस कर ले। बेटा स्टेट के पिलर्स क्या हैं, स्टेट के पिलर्स क्या हैं आपको पता है? अभी मैं आपको स्टेट पे एक बात भी करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, वो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती स्टेट के बारे में। चलिए स्टेट का पहला पिलर क्या है, लॉ मेकिंग। कौन करता है लॉ मेकिंग? लॉ मेकिंग का काम करते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। पाकिस्तान में पार्लियामेंट क्या है बताएं? पाकिस्तान में पार्लियामेंट है लोअर हाउस नेशनल असेंबली, अपर हाउस सेनेट एंड प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, आपको बताएं, क्योंकि वो आखिर में असेंट वही दे रहा होता है। उसके बाद सेकंड क्या है, एग्जीक्यूटिव। बताएं एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है गवर्नमेंट, जो उस लॉ को इन्फोर्स करता है जो पार्लियामेंट ने बनाया। और जब इन्फोर्स करेंगे तो डिस्प्यूट भी आ जाएंगे ना, तो उसके लिए क्या है, लॉ इंटरप्रिटेशन। लॉ इंटरप्रिटेशन, ये देखना कि उस लॉ का मतलब क्या था। ये किसका काम है भाई? जुडिशरी का। तो इसका मतलब स्टेट 3 पिलर्स के जरिए बनती है। एक का काम है पार्लियामेंट यानी लॉ मेकिंग, दूसरा गवर्नमेंट यानी लॉ इन्फोर्समेंट, तीसरा जुडिशरी यानी लॉ इंटरप्रिटेशन। ओके, तो अब आर्टिकल 77 कह रहा है कि टैक्स नहीं लग सकता जब तक के लॉ ना हो। इसका मतलब अब हमें समझना है लॉ कौन बनाता है। बताएं, आ जाए बेटा, आ जाए, मोस्ट वेलकम।
लॉ बताएं कौन बनाता है भाई, बताएं लॉ कौन बना, अभी तो बताएं आपको लॉ कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या बन गया, टैक्सेशन विथ रिप्रेजेंटेशन बन गई। आर्टिकल 77 उसी अमेरिकन स्लोगन को नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन को इंश्राइन करता है। अभी जो मैंने बात बताई आपको, मुझे बताएं आर्टिकल 77, हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहा कि पहला सब्जेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट टैक्सेशन के इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। आज का इशू है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो टैक्स लगता है किस पे, कंपनीज पे, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिस्कस। एवरी क्लास में कोई इशू होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो पार्ट आपसे मिस हो गया वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे थोड़ा मैं आगे जाऊंगा, थोड़ा सा आपको ऑन बोर्ड ले लूं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली पे पहला उसूल क्या बताया कि आर्टिकल 77 को फॉलो करे टैक्स। अब रियल लाइफ की तरफ मैं आ रहा हूं कि एज अ एडवाइजर टू कंपनी, मे बी इन हाउस और एक्सटर्नल, आपको पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, कैसे, वो कहाँ नज़र रखनी होगी, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मगर पहली चीज़ मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हमने कहा कि ये जो लॉ मेकिंग का काम है वो पार्लियामेंट का है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? क्योंकि आप तो एक लीगल आर्ग्यूमेंट लोगे, ये तो मैंने लिखा, आप बोलोगे कि ये सर तारिक ने कहा था 3 पिलर्स हैं, एक लॉ मेकिंग है, ये कहाँ लिखा है? वो देखें सही जगह जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। आपको आर्टिकल 71 पे जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बुनियादी टेक्स्ट के। अगर आप इन सारे आर्टिकल को आज नोट कर गए ना, तो इसका मतलब है कि फिर आप टेक्स्ट को तोल सकोगे किस चीज पे, कि वेदर वो टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चैलेंज कर सकोगे किसी भी टेक्स्ट को। आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 का भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? इसलिए पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, आपके सामने है, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। ऊपर क्या लिखा है? लेजिस्लेटिव पावर। क्या लिखा है? अ बिल विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ओरिजिनेट इन द हाउस, इधर हाउस। इसका मतलब है लॉ जब प्रपोज्ड लॉ होता है तो उसको बिल कहते हैं। प्रपोज्ड लॉ को क्या कहते हैं? बिल। कहां पेश होगा? इधर हाउस। इधर हाउस का क्या मतलब है? या तो नेशनल असेंबली में, या तो नेशनल असेंबली में पेश हुआ तो सेनेट के पास जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, सेनेट में पेश हुआ तो नेशनल असेंबली में आके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ऐसा है। तो इसका मतलब हमारे पास इस बात का सबूत मिल गया कि लॉ मेकिंग कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। किस आर्टिकल ने कहा? आर्टिकल 71। ये आपके पास सबूत कहां से आया? आर्टिकल 71 से आया। 70 आर्टिकल 70 जो है, 71 ओमिटेड है, 70 जो है, जिसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, जो अभी मैं आपको। तो इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ही लॉ मेकिंग करेगी। अब एक मैं जुमला बोलता हूं, बताएं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब लीगल सेंस में मुझे जवाब चाहिए आपका। गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ न्यू टैक्स, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। गवर्नमेंट नेवर इम्पोजेस टैक्स, पार्लियामेंट इम्पोजेस टैक्स। मगर गालियां गवर्नमेंट खाती है, क्योंकि प्रपोज तो वो करती है ना, बिल तो वो लाते हैं ना, इंपोज करने का काम है पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट को कोई गालियां नहीं देता, क्योंकि इनिशिएट करने वाले को गालियां मिलती है, इन्फोर्स करने वाले को गालियां मिलती है, और वो गवर्नमेंट है। ओके हो गया? अच्छा, अब आर्टिकल 77 पे वापस आए और उसको पढ़ें, और उसके अंदर चंद चीजों को गौर से देखें, ताकि अब आप उसको आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकें। उसके बाद में एक और आर्टिकल, मतलब आज कम से कम 12-13 आर्टिकल का डिस्कशन होगा और उसका साइनोप्सिस बनेगा, जिसके बाद आप बता सकेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसे कहते हैं। पढ़े जरा इस लाइन को, क्या लिखा है? 77 के मुताबिक नो टैक्स शैल बी लेविड। पहली बात तो ये बताएं, ये ला से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ला इला। कोई भी लॉ अगर नेगेटिव से स्टार्ट हो तो इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सिवाय इसके। अगर पॉजिटिव से होता ना तो फिर भी पॉसिबिलिटी निकल आती है। अगर कहता ना ए तो फिर बी और सी की पॉसिबिलिटी छोड़ रहा है, मगर अगर कहता है नो, इसका मतलब कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि एक ही रास्ता है जो हम बता रहे हैं। नो टैक्स, नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा है। नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पज ऑफ फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब हुआ कि टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले लेवी या इंपोजिशन ऑफ टैक्स के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, किसका होना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होना। किसका, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होना। इसका मतलब है, कोई मुझे यह बता सकता है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो स्टैट्यूटरी लॉ है, लेजिस्लेशन है, मगर अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करे तो उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट भी तो ऑर्डर्स पास करती है ना, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब मेरा अगला जुमला सुनिएगा, क्या गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू टैक्स लगा सकता, नहीं लगा सकता। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अगर कोई लेवी, अब आपको पता है कहां, अब समझिएगा मेरी बात, हुआ क्या, अब ये जरा पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं बोला, बोला नहीं, टैक्स नहीं बोला, कोई और नाम दिया, और क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, और क्या कहा कि जी हम इस ऑर्डर के थ्रू वो फी या कुछ और नाम देके कहा हम लेवी कर रहे हैं, किस पे, कंपनी पे, क्योंकि हम कंपनी पे ही फोकस रख रहे हैं। तो अब आपको देखना क्या है कि क्या वो फी जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लगाई गई है, टैक्स तो नहीं है, और अगर टैक्स है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। अब हमें फर्क समझना है, टैक्स कहते किसको है, अब हमें समझना पड़ेगा टैक्स कहते किसको है, टैक्स है क्या। देखिए, टैक्स गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को मना नहीं है टैक्स के अलावा और भी लेवीज लगाने का, लगा सकती है गवर्नमेंट। देखिए, अगर तो गवर्नमेंट किसी गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट कोई चार्जेस दे, अब उस सर्विसेज का मतलब जरूरी थोड़ी है कि कमर्शियल सर्विसेज हो, कोई भी सर्विस हो सकती है, तो ऐसे केस में उसको फी या चार्जेस कहा जाता है, टैक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टैक्स सिर्फ उसी वक्त लेवी होता है जब वो हुकूमत के एक पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा हो, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट पाबंद नहीं है कि आपको गुड्स भी दे कि सर्विस भी दे। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक इनहेरेंट पावर है, क्योंकि गवर्नमेंट की दो इनहेरेंट पावर्स हैं, एक है पावर टू टैक्स और दूसरी है पावर टू किल। कोई बताएगा मुझे पावर टू किल का क्या मतलब है, सजाए मौत। कभी आपने देखा है कि सजाए मौत पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि बंदा मार दिया, जेलर को निकालो, नहीं, क्योंकि ये स्टेट की पावर है, सजाए मौत दी जा सकती है, दी जा सकती है ना। तो ऐसे ही टैक्स में पावर टू टैक्स। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ये आप ले लें, ये मुझे दे दें, मेरी नोटिंग वाली मुझे वापस कर दें। अब आपको मैं बता रहा हूं एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट किससे कहते हैं, व्हाट इज स्टेट, ये भी डिफाइंड है, ठीक है। स्टेट का आर्टिकल 7 में जिक्र है। आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आइए जरा डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखते हैं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि स्टेट के पास पावर टू टैक्स मौजूद है, और इसके जरिए बहुत प्यारा नुक्ता निकलेगा। और वो क्या निकलेगा, बस सब्र करें और मुझे सिर्फ एक दफा लाएं आर्टिकल 7 पे, आर्टिकल 7 पे आने दें और आप जरा खुद देखिएगा आर्टिकल 7 क्या नुक्ता बताता है। आर्टिकल 7 में हमें बताई गई हैं कुछ चीजें, और वो ये हैं, स्टेट की डेफिनेशन है, और खुद पढ़ें कि स्टेट किसे कहा गया है। ये देखें, स्टेट की डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो भाई, जब तक आप इन आर्टिकल्स के अच्छे तरीके से एक एब्जॉर्ब नहीं करोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज ही नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए ना कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है। अब ये क्या है, डेफिनेशन इन दिस पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट मींस क्या, फेडरल गवर्नमेंट और मजलिस शुरा पार्लियामेंट, और आगे क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और
प्रोविंशियल असेंबली। और आगे क्या लिखा है? नहीं, अब आराम से पढ़ें। सच, सच वर्ड इस्तेमाल हुआ, लोकल नहीं, सच लोकल और अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान कौन सी? एज आर बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्स। इसका मतलब है उन इदारों को क्या माना? स्टेट माना, जिनके पास क्या पावर है? पावर टू टैक्स। पावर टू टैक्स स्टेट का इनहेरेंट राइट है। चलें एक और बात मैं आपसे सवाल पूछता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, सिटीजन का कॉन्ट्रैक्ट है। किसके साथ? स्टेट के साथ। ये क्या करता है? ये एक तो रिलेशनशिप स्टेट का और सिटीजन का तय करता है, और स्टेट के आप जो स्ट्रक्चर है उसको वो डिफाइन करता है और आपसी रिलेशन को तय करता है। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको अगर अभी पढ़ाया है, थोड़ा पढ़ाया है, तो सवाल कर सकता हूं मैं, और मुझे पता है आप अंदाजे से बता सकते हो। मुकम्मल जवाब में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा एक्यूरेट, मगर अगर आपसे मैं कहूं बताओ कि पावर टू टैक्स कहां गिवन है? स्टेट के पास पावर टू टैक्स कहां गिवन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। यही जवाब आता है। स्टेट के पास टैक्स का पावर है, पावर टू टैक्स है, कहां लिखा है? आर्टिकल 7 में लिखा है कि ये है, पावर है। सोचें, 7 में नहीं लिखा हुआ, 7 में नहीं लिखा हुआ। ये आपको ये बात मतलब अपने दिल पे लिख लेनी चाहिए कि पावर टू टैक्स कहीं नहीं लिखा। स्टेट को टैक्स लगाने की पावर दी जा रही है, ऐसा जुमला कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, क्योंकि ये पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर वो स्टेट है तो उसका ये इनहेरेंट पावर है। तो जो सब, अब गौर से सुनना मेरी बात, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स उस पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कॉन्फर नहीं कर रहे, पावर दे नहीं रहे, पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो हर वो आर्टिकल जिसका टैक्स से ताल्लुक होगा वो आपको पता होना चाहिए, ताकि वो रिस्ट्रिक्शन टैक्स लगाते वक्त फॉलो की गई या नहीं पे की। अब आए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, समझ आ रहा है भाई? अतर तू तो अप्रिशिएट कर रहा है भाई, बाकियों का भी तो मुझे बताओ, बाकियों को समझ आ रहा है यार? हाँ भाई, लॉयर तो एंजॉय कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, किधर है अकाउंटेंट भाई? बातें समझ आ रही हैं ऑनलाइन वालों? तो अगर मैं अगला स्टेप जो है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्शन ही लगाई हैं। आए जरा एक बात करते हैं। हमारा जो लॉ, अभी हमने क्या कहा? इनकम टैक्स एक टैक्स है, सेल्स टैक्स एक टैक्स है, मगर आर्टिकल 77 के तहत क्या लिखा था? 77 क्या कह रहा था? 77 कह रहा है, पढ़ा हमने, क्या होना चाहिए? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए ना। बताएं जी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो कि नहीं हो? उसके बगैर तो आर्टिकल 77 आज इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है या 73 से? 73 से शुरू से, ये नया नहीं है। 73 से ये आर्टिकल इसमें मौजूद है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे अगर हम आए तो दो चीजें मुझे आपको देनी है इसके बारे में। पहली बात, पाकिस्तान में इनकम टैक्स एक टैक्स है, करेक्ट है कि नहीं है? है, जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा। 99% फोकस इनकम टैक्स पे रहेगा मेरा इस कोर्स में, क्योंकि वही करा लूँ तो बड़ी बात है भाई 6 महीने में, क्योंकि सारी लिटिगेशन उसी पे होती है, सेल्स टैक्स और बाकी तो इतने मुश्किल। अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें और भी चीजें आएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो इनकम टैक्स से लिंक है। मगर इनकम टैक्स पे आए तो अब क्या ये इनकम टैक्स बजाते खुद आर्टिकल 77 की रिक्वायरमेंट मीट करता है कि नहीं करता? कैसे करता है? बिल्कुल करता है, तभी तो चल रहा है ना। मगर कैसे? आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स लॉ के सोर्सेज जहां इनकम टैक्स पाया जाता है, सबसे पहले है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आपको पता है इससे पहले क्या होता था? जिसने नहीं पहली दफा टैक्स के साथ आपकी वाबस्तगी पड़ रही है तो इसीलिए बेसिक्स भी कवर करूंगा। इससे पहले हुआ करता था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही था वो भी, और वो था 1979, जो रिपील्ड हो गया। इस वक्त इसका स्टेटस क्या है? रिपील्ड लॉ है, ये खत्म हो गया। उससे पहले क्या था? इनकम टैक्स एक्ट, और ये था 1922।
तो पाकिस्तान बनने से लेके 79 तक इनकम टैक्स एक्ट चला, फिर ऑर्डिनेंसेस आए, आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ये हमारा इस वक्त करंट लॉ है और इसके तहत रूल्स बनाए गए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात पे आ गए, प्रैक्टिकल बात पे। क्या प्रैक्टिकल बात? इनकम टैक्स रूल्स। कौन से? 2002। और बहुत बहुत फोकस रखना इस वाली बात पे। एफबीआर क्या करता है, एक तरफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी हुई चीजें, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को भी मैं खोलूंगा, रूल्स दिखाऊंगा, पूरे सेक्शंस के लिंकेज करूंगा, उसकी बातों पे एक रूल है, जो पावर टू मेक रूल्स है, एक एक सेक्शन है एफबीआर को, और गवर्नमेंट को पावर है कि आप रूल्स बनाओ। अब मुझे एक बात बताएं, रूल्स बनाने की पावर कौन दे रहा है? लॉ। किसे? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को। अब मुझे बताएं रूल्स क्या, सुनना मेरी बात, जो रूल्स बनाते हैं, अब रूल्स बनाते हैं तो क्या रूल्स में वो नया टैक्स लगा सकते हैं? टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि लॉ ने कहा है रूल्स बनाओ, इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए रूल्स बनाओ। तो क्या इस बहाने कि चूंकि लॉ ने ही कहा है कि रूल बनाओ, तो क्या वो बर्डन बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं क्या एफबीआर और गवर्नमेंट इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए? कौन सी पावर? टू मेक रूल्स, जो उनको लॉ दे रहा है। खुद इनकम टैक्स भी मैं दिखाता हूं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही उनको ये पावर दे रहा है। क्या उसको यूज करते हुए, क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की इस पावर को यूज करते हुए एफबीआर और गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर सकती है, बर्डन बढ़ा सकती है? द आंसर इज नो। अब इसका मतलब है वॉच फॉर एवरी रूल मेकिंग एंड वॉच फॉर एवरी एसआरओ। अगर कोई रूल बनाया गया है इसमें और इशू किया है एफबीआर ने, क्या? एसआरओ। तो देखना क्या है, क्या उसमें बताया गया प्रोविजन टेंटामाउंट इंपोजिशन ऑफ टैक्स तो नहीं है, बर्डन तो नहीं बढ़ा रहा। कोई बर्डन का मतलब क्या है? रेट तो नहीं बढ़ा रहा, किसी ऐसी चीज को तो नहीं शामिल कर रहा जो शामिल नहीं हो, शामिल नहीं है, उसको भी दायरे में ला रहा है। देखना तो चाहिए ना। और अगर इसका मतलब क्या है? ये वो चीज है जो एक बड़ी नंबर नहीं देखती, कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं है इसलिए। अब देखोगे, अब हर चीज को किस नजर से देखोगे? शक, क्योंकि व्हाट द शक करोगे ना, शक करोगे ना, हर एक प्रोविजन आएगा, देखो भाई देखो पहले इसको तोलो। किस चीज पे तोलो? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे। अपने क्लाइंट को, अपनी कंपनी को ये बोलोगे ना, क्योंकि अब लॉ बन गया है, आओ इसको इन्फोर्स करते हैं। आप अकाउंटेंट माइंड से कभी भी एडवाइजरी नहीं सीख सकते, अकाउंटेंट माइंड से एडवाइजरी नहीं सीख सकते, क्योंकि एडवाइजर हैज टू थिंक आउट ऑफ दिस अकाउंटिंग माइंड। वो अकाउंटिंग माइंड तोड़ना है आज मैंने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आपको नहीं पता। ओके, तो रूल्स के अंदर भी वो बुर्का पहन के छुप के अगर बर्डन बढ़ा रहे हैं तो इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किस आर्टिकल की वायलेशन है भाई? तो आपको पहला आर्टिकल सामने आ गया जिसको चेक करना पड़ेगा। एवरी टाइम कोई कंपनी का से रिलेटेड कोई लॉ मेकिंग होती है, वो लॉ मेकिंग चाहे ऑर्डिनेंस में हो, चाहे रूल्स में हो, चाहे एसआरओ में हो, चाहे किसी और इंस्ट्रूमेंट में हो, हमें इसको देखना पड़ेगा कि क्या वो पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट का हिस्सा है ओके, नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किस आर्टिकल की वायलेशन? 77 हो गया। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, ऑनलाइन आगे बढ़े। खास तौर पे आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हवाला दिया जाएगा, और कौन सा हवाला दिया जाएगा आए जरा उसको भी देख लेते हैं। ये नोटिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं शायद ना लिखूं इसको, जो अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। ये आप देखें, आर्टिकल 237, बल्कि सेक्शन, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सेक्शन 237, 237,
ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसका सेक्शन है 237, इसका टाइटल क्या है? पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक रूल्स, ये पावर टू मेक रूल्स का सेक्शन अक्सर इसमें डिस्कस होता है और होना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए बनाए जाने वाले रूल्स में भी प्रोसीजर ले डाउन किया जा सकता है, इसके जरिए बहुत कुछ बताया जा सकता है, मगर एक काम नहीं किया जा सकता, वो है इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स। इम्पोजिशन अगर करनी है तो सिर्फ एक ही काम वो कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। द बोर्ड किसको पावर दे रहा है? लॉ, बोर्ड को। बोर्ड का मतलब क्या है यहां पे? FBR मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर, किस लिए? कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस के बुरके में, इसके बहाने से कोई बर्डन नहीं बढ़ाया जा सकता। सपोज कर लें मेन इनेक्टमेंट में एक गेन पे टैक्स लगा है, गेन कहा गया है जी, गेन इज टैक्सेबल, मगर रूल्स में कोई ऐसा मेथड बताया गया है जो उस गेन से ज्यादा को टैक्स कर रहा हो, किसी और तरीके से बर्डन बढ़ा रहा हो। वो आम मीनिंग में जो गेन समझा जाता है, सपोज कर लो वो 10 यूनिट समझा जाता है, रूल्स उसको 30 यूनिट कर रहे हैं, क्या हो चुका है? टैक्स लगने का मतलब सिर्फ थोड़ी है कि एक नया लॉ आके टैक्स लगाए, टैक्स लगने का मतलब थोड़ी है कि वो कोई नया सेक्शन आ जाए, टैक्स लगने का मतलब तो ये भी है कि आप बर्डन बढ़ा रहे हो रूल्स के जरिए। क्या बढ़ा सकता है? क्यों? आर्टिकल 77 एक बैरियर बनेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स क्या काम कर रहे हैं भाई? आर्टिकल्स सारे के सारे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स प्रोसीजर रूल्स स्पेसिफाई 2% एक्स्ट्रा टैक्स ऑयल। भाई देखो इसका मतलब क्या है कि अगर लॉ के अंदर अगर प्रोविजन मौजूद है, उसके अंदर रहते हुए अगर रूल्स हैं, इसका मतलब लॉ से क्लेश नहीं है तो ओके। मगर लॉ में चीज मौजूद नहीं है, उससे हटके वो बर्डन बढ़ा रहे हैं, तो 2% क्या 0%, 0.01% भी नहीं हो सकता। ओके, नाउ लेट्स मूव। ये बात नोट किया आपने? पावर टू मेक रूल्स कहां है? सेक्शन 237 में। किसे पावर दी गई है? बोर्ड को। तो हर रूल, हर एसआरओ को देखेंगे कि क्या वो टेंटामाउंट टू इंपोजिशन ऑफ टैक्स तो नहीं है। ऑनलाइन ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया आपको? आगे बढ़े, अब आए सेकंड चीज की तरफ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। आर्टिकल हो गया, कौन कौन से आर्टिकल का जिक्र हुआ यहां पे? 77। चलें अब हम आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ, उसका ताल्लुक है 70 से ही शुरुआत होगी, ठीक है। वी हैव अनदर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है? इसकी शुरुआत 70 से ही होगी। इसमें इन्वॉल्व होंगे सबसे पहले आर्टिकल 70, और 70 के अंदर आप आए तो पैराग्राफ 4, वापस आए आर्टिकल 70 पैराग्राफ 4 को देखते हैं, और उसके जरिए हम जाएंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन्वॉल्व है, और वो है आर्टिकल 70 में आपने देखा था कि कहा गया था कि बिल इंट्रोड्यूस कहां होगा? हाउस में। अब यहां किस हाउस का जिक्र है ये देखें, इसमें पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड 3 एंड 4। 4 क्या है? 4 कहता है इन दिस आर्टिकल एंड द सक्सीडिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऊपर क्या लिखा था? फेडरल पार्लियामेंट। फेडरल पार्लियामेंट ना, प्रोविंशियल की बात नहीं हो रही ऑनलाइन। फेडरल पार्लियामेंट क्या करेगी? फेडरल पार्लियामेंट टैक्स लगाएगी। लगा सकती है ना? लगा सकती है। लॉ मेकिंग करेगी, कर सकती है। कौन से सब्जेक्ट्स पे, किस चीज की? तो उसने कहा है फेडरेशन की पावर कहां है, ये देखें गौर से। ये आर्टिकल में कहता है कि अ बिल विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर, बिल विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर, कौन सा? जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में हो, कोई भी मैटर जो कहां लिस्टेड है? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में है, उस पे कानून साजी करने का पावर किसका है? फेडरेशन का। अब अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब है कि फेडरेशन क्या है? फेडरेशन लॉ मेकिंग करेगी। लॉ मेकिंग का मतलब टैक्स लगाना भी उसमें शामिल है,
किस पे? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पे, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पे। अब हमें क्या पता होना चाहिए? ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कहाँ है। इसी को पैराग्राफ 4 डिफाइन कर रहा है और उसने क्या कहा कि इन दिस आर्टिकल एंड सक्सीडिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल लेजिस्लेटिव की लिस्ट क्या होगी? मीन्स कौन सी लिस्ट? जो 4th शेड्यूल में हो। इसका मतलब है हमारे पास आ गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में ये लिस्ट मौजूद है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात, क्या कि आपके पास फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक लिस्ट आएगी जो कहां है? 4th शेड्यूल में। अच्छा, अब पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब होगा ताकि आपको टैक्स के खास तौर पे सेल्स टैक्स और इस किस्म की जहां डायकोटोमी होती है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स है? 2000 से है, 2000 से, अब नहीं आ गया, 2000 से लेके है, मगर पता ही नहीं लोगों को। आपको पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पे भी टैक्स है और नॉर्मल इनकम पे भी है, मगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट किया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक डायकोटोमी है, इनकम टैक्स फेडरेशन का राइट है मगर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फेडरेशन के पास नहीं है। किसके पास है? प्रोविंस के पास। तो फर्क है, एक फेडरेशन का राइट, एक प्रोविंस का राइट। चलें, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सेल्स टैक्स गुड्स किसके पास है? फेडरेशन के पास। सर्विस किसके पास है? तो हमें ये पता कैसे चलेगा कौन सा राइट किसका है? वो डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब हमें ये भी तो देखना है ना कि क्या फेडरेशन जब कॉर्पोरेट एंटिटी पे टैक्स लगा रहा है तो उसकी पावर है भी कि नहीं है? ये कि प्रोविंस पे तो नहीं डोमेन घुस रहा। ये सेकंड एस्पेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सेकंड एस्पेक्ट है। और इसके अलावा एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि वेदर वो फेडरेशन के पास टैक्स लगाने की पावर है भी कि नहीं। इज द फेडरल लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द टैक्स? वो टैक्स लगा भी सकता है कि नहीं लगा सकता? वो कहां से पता चलेगा कि फेडरेशन की पावर भी है कि नहीं है वो टैक्स लगाने की? वो कैसे पता होगा? वो अभी आपको पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? इस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट से पता चलेगा। मगर बिफोर वी डू दैट, एक चीज और मुझे आपको डिस्कस करनी है। ये देखें, बहुत कम देखा जाता है इन आर्टिकल्स को। ये आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल 141, 142, 143, इनको जरा देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपकी इसी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के लिए। आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा इनको, मगर क्योंकि हमने इन टोटलिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को समझना है तो आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन वालों भाई समझ आ रहा है आप सबको? ज्यादा हेवी स्टफ तो नहीं है ना? फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? और मैं लिखता भी जा रहा हूं ताकि मैं आपसे शीट शेयर करूंगा। अगर किसी ने नोट टेकिंग नहीं भी किए तो उसको ये चीज मिल जाएगी। आए जरा इन आर्टिकल्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक आर्टिकल, और वो आर्टिकल आपके सामने है। कौन सा? ये है आर्टिकल, सबसे पहले ये एक्सटेंट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉस। जो कि टैक्स लॉस होंगे ना, तो उसका एक्सटेंड क्या होगा? देखिएगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा में मेक लॉस। ये गौर से देखो क्या है, इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ऐसा लॉ जो मुल्क के टेरिटरी से बाहर भी अप्लाई होता हो। अब मिसाल ले ले, एक पाकिस्तानी दुबई में बैठा है मगर रेजिडेंट है, इनकम कहाँ कमाई? वहां, उसको भी पाकिस्तान में हम टैक्स कर सकते हैं क्योंकि फेडरेशन के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी है, कर सकती है फेडरेशन, ओके, मगर प्रोविंस के पास नहीं है। तो कोई प्रोविंशियल लॉ डील करते वक्त एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नहीं हो सकता। कहां लिखा है? ये देखो, फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान या पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोविंशियल असेंबली में मेक लॉज फॉर द प्रोविंस आर पार्ट देयर ऑफ। अब मेरी बात सुने, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं इसको लिख लूं आपके लिए। कौन सा आर्टिकल था जरा बताइएगा? आर्टिकल 141, जिसके में आपने क्या पढ़ा? फेडरेशन क्या कर सकती है? पूरे नहीं, टैक्स की बात ही नहीं है इसमें, पूरे पाकिस्तान के लिए या पार्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज बना सकती है, करेक्ट। प्रोविंस के लिए क्या कहा गया? प्रोविंस सिर्फ किसके लिए? अपने प्रोविंस के लिए या उसके पार्ट के लिए लॉ बना सकते हैं, ऐसे है। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, व्हाट, एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वेदर वो एग्जाम्पल में, अब आपसे सवाल होगा मेरा एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल क्या है मेरा? मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल सिंध में एक इदारा है जो टैक्स लेता है, उसको हम कहते हैं SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। SRB लेता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, ओके बेटा।
ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल है कि मुझे बताएं कि व्हाट इफ के एक शिप है और शिप कहाँ है, समंदर में है। पाकिस्तानी वाटर्स तो हैं मगर समंदर है, जमीन तो नहीं है ना। तो पाकिस्तान को उसको क्या कहा जाता है, टेरिटोरियल वाटर्स। पाकिस्तान ही है टेरिटोरियल वाटर्स, इसमें है, इससे कौन टैक्स कलेक्ट करेगा। अभी अभी आपने देखा आर्टिकल 141 ने क्या कहा कि प्रोविंस को एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी नहीं है। अब ये किसके पास है, इंपॉर्टेंट इश्यूज है कि नहीं है। ये आप में जिसने लॉ पढ़ा होगा वो एंजॉय करेगा इसको, और जिसने नहीं पढ़ेगा यू विल ऑल्सो स्टार्ट एंजॉइंग इट, क्योंकि आपको पता है एक इशू हल किया ना उसके पैसे कितने मिलेंगे आपको, दुआएं देंगे आप मुझे। मैंने पिछले सेशन में जो एक आर्ग्यूमेंट दिया था ना, सिखाया था बच्चे को, जो बच्चे ने उस पर खेला एक ने, ठीक है, क्या बात, उसकी तो इज्जत अपनी जगह, जो पैसे कमाए। तो ये वो चीजें जो आपको काम आएंगे। अब सुने, पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान में टेरिटोरियल वाटर कहाँ आएंगे भाई, किसने कहा है फेडरेशन में आएंगे, हमें पता होना चाहिए ना। हम हमारे कहने या ख्वाहिश से तो नहीं होगी। मुझे इधर से जवाब दो ना। अब आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई ये किसके पास है। मैं अगर एसआरबी को चैलेंज करता हूं, भाई पानी में जो सर्विसेज हैं वो तुम टैक्स नहीं कर सकते, तो मुझे उसको पूछेंगे ना कहाँ है। अब इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। आपको पाकिस्तान का आर्टिकल 1 देखना पड़ेगा, जिसमें डिफाइंड क्या है, पाकिस्तान किसे कहते हैं, व्हाट इज पाकिस्तान टेरिटोरियली। अब समझना क्या है पाकिस्तान है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जो कि आपको अगर आज के सेशन में एक फ्लेवर मिल जाएगा, और अगर आप इनको फॉलो करते रहे इस कोर्स को, तो इंशाल्लाह आपको एक वक्त आएगा इसकी चीजें एक्सपर्ट भी बनेंगे और मुझे दुआएं देंगे। ये देखिए पाकिस्तान इसको कहते हैं, पाकिस्तान इसको कहते हैं रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 जो क्या कह रहा है, टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें इस जवाब देने के लिए कहां जाना पड़ा, हमें इसका जवाब देने के लिए आर्टिकल 1 पे जाना पड़ा। आर्टिकल 1 पे हम गए तो पैराग्राफ 2 में हमें इसका जवाब मिल रहा है कि पाकिस्तान है क्या। तो पाकिस्तान क्या है देख लें भाई, कहता है प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, द पंजाब एंड सिंध, ये पाकिस्तान है। और फिर देखें क्या है, क्लॉज बी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज फेडरल कैपिटल, एंड सी such states and territories as are or may be included in Pakistan whether by accession or otherwise। पानी का जिक्र ही नहीं है। अब पानी पाकिस्तान तो है मगर अलग से उसका जिक्र नहीं किया गया, तो अब क्या करें, अब क्या करें, उसको सेपरेट तो नहीं लिखा गया। तो इसमें एक इंडियन हाई कोर्ट है कर्नाटका, उसका एक जजमेंट है, और उसमें उन्होंने हेल्ड किया है, पाकिस्तान में कोई जजमेंट नहीं आज तक, कर्नाटका हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उन्होंने हेल्ड किया है कि टेरिटोरियल वाटर्स उस सूबे का हिस्सा होते हैं जिसके साथ कनेक्टेड है। इसीलिए फिशरीज डिपार्टमेंट किसका होता है, सूबे का होता है। फिशरीज डिपार्टमेंट सूबे का होता है, ना कि फेडरेशन का, क्योंकि पानी जो है ना ये भी सूबे का हिस्सा होता है। तो अगर आप कहें कि ये टेरिटोरियल वाटर जो 350 नॉटिकल माइल या 313 नॉटिकल माइल है, ये क्या है, हम कहेंगे पाकिस्तान है, मगर कौन सा, सिंध, बलूचिस्तान। बात समझ आई। इसका मतलब अगर वो टेरिटरी वाटर है उसमें सर्विसेज पे टैक्स लगा रहे हैं तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो सूबा है। तो भाई कहां लिखा है, वो लगाने वालों को भी नहीं पता होगा जो हमने रिसर्च किए बैठ के, है ना। बात समझ आई, क्लियर है। पाकिस्तान का तो फैसला ऐसा जुडिशरी ने दिया ही नहीं आज तक, अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया, तो उस पे डिस्प्यूट नहीं खड़ा होता। खड़े, आपको इजाजत है तभी तो पढ़ा रहा हूं, आप जाके चैलेंज करें पाकिस्तानी जुडिशरी में कि जी व्हाट टेरिटोरियल वाटर का क्या स्टेटस है, आप ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा। मैं कह रहा हूं इंटरनेशनली एक ऑर्डर मौजूद है जहां से हम एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़े भाई। हम कहते हैं ये चीज तो आती है 171 में जो है हमारे वो आती है फेडरल के पास, तो क्या वो ये हवाला नहीं दे
सकते कि नहीं भाई कर्नाटक हाई कोर्ट का जो है फैसला मौजूद है तो क्या हम उसको अगर गवर्नमेंट के सामने आपने आर्ग्यूमेंट लिया कि जी ये पानी है, ये सूबे का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं जी कर्नाटका का हाई कोर्ट का जजमेंट है, मुझे पता चला उनको भी पता चल जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चलो हाई कोर्ट सिंध से पूछ लेते हैं, चलो हम लाहौर से पूछ लेते हैं हाई कोर्ट से, तो डिस्प्यूट तो खड़ा हो गया ना, डिस्प्यूट तो आ गया ना आपके। यही तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ भाई, पहला इशू यही तो है, इशू उठाओगे ना आप तो आगे जाएगा। मगर मेरा फर्ज है आपको हर वो रिसर्च बताऊं जो मैंने की है। तो मैंने इस तरह देखा कि कर्नाटका तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो कभी आप उठाएंगे तो उसका भी तो तोड़ निकालेंगे ना, उसको भी तो पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो पेश करेंगे तो आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आप कहोगे फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन की जजमेंट पाकिस्तानी कोर्ट्स पे बाइंडिंग नहीं है, दे डू नॉट कैरी अ बाइंडिंग फोर्स, दे कैरी अ परसुएसिव फोर्स। तो उसके अंदर क्या रीजनिंग की थी कर्नाटका हाई कोर्ट ने, अगर यहां पे की जाए सेम नतीजा निकलेगा या अलग निकलेगा, वो तो हम केस को देखेंगे तो पता चलेगा ना। थोड़ा सा आगे जाते हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, ठीक है। बाकी आपने चीजें आई होप के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है ये हमें मिल गया पॉइंट कहां से? आर्टिकल 141 से मिला। आए आर्टिकल 142 पे। अब जरा आर्टिकल 142 को देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये एक अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू को सॉल्व करेगा। और वो क्या है कि 142 में और 143 में आपको जरूरत पड़ती है बार बार। ये कहता है कि फेडरल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स क्या है। अभी अभी तो हमने यही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। एक तो लिंक बनाया हमने आर्टिकल 70 पैराग्राफ 4 के साथ। अब हम आ रहे हैं, इसका मतलब ऑलवेज जब भी तुम आर्टिकल 70 पैराग्राफ 4 का जिक्र करोगे ना तो याद रखना आर्टिकल 142 को, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है। यह कहता है कि मजलिस शुरा या पार्लियामेंट शैल हैव कौन सा पावर? एक्सक्लूसिव पावर। किस चीज का? टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। कहां लिखा होगा वो? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में। एक्सक्लूसिव पावर है, तो प्रोविंस उस पर लॉ नहीं बना सकता। अगर प्रोविंस ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई ऐसा टैक्स लगा दिया जो कि फेडरल डोमेन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकंड, मजलिस शूरा एंड पार्लियामेंट यानी प्रोविंशियल असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एविडेंस। इसका हमारे से ताल्लुक नहीं है। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, प्रोविंशियल असेंबली शैल एंड मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट। गौर से देखो क्या लिखा है, प्रोविंशियल असेंबली शैल, मगर मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट क्या? have power to make laws with respect to matter not enumerated in the। ये है इंपॉर्टेंट रेफरेंस। इसका मतलब क्या है? इस आर्टिकल के तहत हमारे पास हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। पहला क्या था? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पे किसका डोमेन है? एक्सक्लूसिव डोमेन है। एक्सक्लूसिव डोमेन है किसका? फेडरेशन का। और आगे चल के जो सी था उसके तहत कौन से मैटर्स? मैटर्स नॉट ऑन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसको क्या कहते हैं? रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स का क्या मतलब है? जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ना हो, हर वो चीज जो वहां नहीं है उसका भी एक्सक्लूसिव पावर है, कंकरेंट नहीं है, एक्सक्लूसिव है। क्या लिखा है? एक्सक्लूसिव। क्योंकि क्या क्या कहा? फेडरेशन शैल नॉट लिखा ना। किसके पास है भाई? प्रोविंस के पास है। ओके, अब आखिरी बात सुने। डी, मजलिस शूरा शैल हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स। कौन से मैटर्स? ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू सच एरियाज एज फेडरेशन। इसका मतलब है कि इसका भी कोई खास ताल्लुक नहीं है। तो दो चीजों का ताल्लुक टैक्स से था इस आर्टिकल में, मिल गया। आए आखिरी आर्टिकल की तरफ। भाई ये आर्टिकल जरा देखिए सारे ऑनलाइन। क्या कहता है? इनकंसिस्टेंसी। अब यहां मैं आपको एक प्रैक्टिकल इशू डिस्कस करता हूं। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में फेडरेशन ने भी टैक्स लगाए हुए हैं और प्रोविंस ने भी टैक्स लगाए हुए हैं। अक्सर आपके पास लोग आएंगे, या हो सकता है आपकी अपनी कंपनी में ऐसा हो। मसलन एक एग्जांपल देता हूं, इंडेंटिंग सर्विस पे भी दोनों ने लगाया हुआ है, रेस्टोरेंट पे दोनों ने लगाया हुआ है, फ्रेंचाइज पे दोनों ने लगाया हुआ है। इस किस्म के मैटर्स हैं जिसमें दोनों ने सेम चीज को टैक्स किया हुआ है। अब जैसे फ्रेंचाइज फॉर एग्जांपल, एफईडी फेडरेशन ने लगाया हुआ है
प्रोविंस ने सेल्स टैक्स एंड सर्विस लगाया हुआ है, तो किसकी बात माने? तो आर्टिकल 144 इसको हल कर रहा है। देखिए आर्टिकल 144 क्या कहता है? आर्टिकल 144 कहता है कि इफ वन आर मोर 144 नहीं 143, इफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली क्या है? रिपग्नेंट है, बरखिलाफ है, किसके? अपोजिशन में है, किसके? प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को। कौन सा? मजलिस शूरा, which the Majlis Shura is competent to make, then the act of Majlis Shura whether passed before or after the act of parliament shall prevail, and the act of the provincial assembly should to that extent be extent of repugnancy be void। इसका मतलब किसको पावर मिली? क्या ये फेडरल को पावर जो दी गई है कहां पे? आर्टिकल 143 में फेडरल को सुपर पावर दी गई है कंपेयर टू प्रोविंस के। तो क्या ये कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है? ओ यस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज था जो मैं खा गया, उड़ा के लेके गया। आपको ऐसे बता दिया जैसे नहीं फेडरेशन और अगर प्रोविंशियल लॉ और फेडरल लॉ में क्लेश हो गया तो फेडरल लॉ प्रिवेल करेगा, ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? लिखा है कि अगर वो फेडरेशन कॉम्पिटेंट था उस लॉ बनाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्लेश आ गया तो फेडरल लॉ प्रिवेल करेगा, नहीं। देखना क्या है कि क्या उसने वो प्रॉपरली बनाया भी है, कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट है भी कि नहीं है। इसका मतलब असल में ये डोमेन में घुसा है। इसका मतलब यह है कि प्रोविंशियल असेंबली गलत डोमेन में घुसी थी, उसको रोकने के लिए कि नहीं फेडरेशन के डोमेन में नहीं आना। ये नहीं है कि उनको सुपर पावर है, जो चाहे लॉ बनाते फिरे और प्रोविंशियल असेंबली खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं है। प्रोविंशियल असेंबली अपने डोमेन में रहेगी, फेडरेशन अपने डोमेन में रहेगी। क्लेश की सूरत में फेडरल कब प्रिवेल करेगा? जब इसमें क्या लिखा है, गौर से पढ़े लिखा है, जो मैं खा गया था ना जल्दी में, ताकि आप लोगों के सामने हीरो बनूं, हाँ, कि ये देखो भाई नुक्ता लाया हूं तुम्हारे लिए। वो क्या था? ये देखें कि एक्ट ऑफ मजलिस शुरा विच दी, जहां से देखो विच क्या लिखा है, विच दी मजलिस शुरा इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट। कॉम्पिटेंस तो हो उसके पास, लीगल कॉम्पिटेंस नहीं है, वो इलीगल हो जाएगा। क्लियर हो गए? ये आर्टिकल कभी सुने थे आपने? हाँ, ऑनलाइन वालों बेटा किस किस को टैक्स का एक्सपोजर था, सुने थे? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होगी कि नहीं होगी। अब आए नेक्स्ट स्टेज की तरफ, और वो क्या है? हमें अब देखना है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है क्या, और उसमें टैक्सेस कहां है, और कौन कौन से टैक्सेस फेडरेशन को दिए गए। अब एक उसूल हमें पता चल गया। अब हर वो टैक्स जो यहां लिस्टेड होगा वो किसका होगा? फेडरेशन का। और हर वो टैक्स जो यहां लिस्टेड नहीं होगा किसका होगा? प्रोविंस का। तो हमें एक डिमार्केशन मिल जाएगी ना, डोमेन तय कर लेंगे हम, ये फेडरल लॉ, ये प्रोविंशियल लॉ। तो अगर आप यहां पे आए और लिस्ट देखें तो आपको फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ये किस शेड्यूल में जाना पड़ेगा भाई? कोई शेड्यूल लिखवाया था मैंने, किस शेड्यूल में जाएगा? फोर्थ शेड्यूल में, पार्ट 1। फोर्थ शेड्यूल पार्ट 1 इससे डील करता है। ये शेड्यूल्स हैं, ये है आपका फोर्थ शेड्यूल। ये आपके सामने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आ गई है, मगर इसमें सारी चीजें टैक्सेस से ताल्लुक नहीं रखती। सारी चीजें टैक्सेस से ताल्लुक नहीं रखती। टैक्सेस कहां से स्टार्ट होते हैं? एंट्री नंबर, मगर स्केड्यूल 4 के भी कौन सी एंट्री? सारी एंट्री नहीं है, ये एंट्री 43 से टैक्सेस स्टार्ट हो रहे हैं। एंट्री 43 से टैक्सेस स्टार्ट हो रहे हैं, और कंपनी को जहन में रख के आप जरा इन टैक्सेस को गो थ्रू करें। क्या लिखा है? टैक्स कौन सा है? 43 पे कौन सा टैक्स है? ड्यूटी ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। इसका मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये इजाजत है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये इजाजत है कि कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है, तभी लगाई गई है, क्योंकि आर्टिकल 77 की रिक्वायरमेंट भी मीट हो गई। आर्टिकल 77 की रिक्वायरमेंट कैसे मीट हुई? उसने कहा है कि लॉ के बगैर टैक्स नहीं लग सकता। और कौन सा टैक्स? तो आपने देखना क्या है, क्या लॉ बना और सही कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाया। ना सिर्फ ये कि लॉ बनना, बल्कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर हो, क्योंकि हमारे पास कौन सा है? प्रोविंशियल असेंबली और भी है। क्लियर हो गई बात? आपको पता है कौन सा लॉ है जो कस्टम्स की टैक्स को ड्यूटी को लेवी करता है? कस्टम्स एक्ट 1969। ओके
फिर है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन सॉल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन एल्कोहलिक लिकर ओपियम एंड अदर। ये जो नॉट है इसका क्या मतलब हुआ? फेडरेशन के डोमेन में नहीं हो तो किसके डोमेन में चला गया? प्रोविंस। तो आपके पास दो एक्साइज के डिपार्टमेंट्स होते हैं, फेडरल एक्साइज, प्रोविंशियल एक्साइज। प्रोविंशियल एक्साइज अलग है, फेडरल एक्साइज अलग है। तो पाकिस्तान में इस एंट्री के तहत एक लॉ बना जिसको हम फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 कहते हैं, क्योंकि फेडरल एक्साइज लिमिटेड है, ठीक है, इन पे शामिल नहीं है। फिर आता है 47, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए किस पे टैक्स लगा है? इनकम टैक्स पे, इनकम पे, मगर किस पे नहीं है? तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स क्यों नहीं है फेडरेशन का? एंट्री 47 ने मना किया, वो प्रोविंशियल हो गया। टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, ये देखें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, कंपनी है ना, इसके तहत अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा टैक्स है जिसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स? नो, पाकिस्तान में कोई एक टैक्स नहीं है जिसका नाम हो कॉर्पोरेट टैक्स। पाकिस्तान के फेडरल और प्रोविंशियल टैक्सेस में इस नाम का कोई टैक्स नहीं है। मगर एवरी टाइम इनकम टैक्स जब लगाया गया है कंपनी पे, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपनी पावर आर्टिकल 40 ये एंट्री 48 से उठाता है। सेल्स टैक्स लगाया गया है कंपनी पे, तो वो अपनी पावर भी 48 से उठा रहा है। तो कंपनी पे लगाने के लिए जो भी टैक्स आता है, चाहे वो किसी भी लॉ का हिस्सा हो, अपनी पावर यहां से ड्रॉ करता है। इसका मतलब जनरल पावर दी गई है किसे? फेडरेशन को, कि वो कंपनी को टैक्स कर सकती है, क्योंकि टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन लिखा है। तो किस किस्म के टैक्सेस हैं? यही इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, कस्टम्स ड्यूटी। तो इसका मतलब है कि हर लॉ जब कंपनी पे टैक्स लगाता है तो दो जगह से पावर एक्सरसाइज करता है, अपनी एंट्री से, जैसे 47 से इनकम टैक्स है, 49 से सेल्स टैक्स है, तो और साथ में 48 से। ओके, टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, ये सेल्स टैक्स है। कौन सी गुड्स? इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, कंज्यूम्ड, मगर कौन सी? एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन, ये प्रोविंस के चला गया। 49 एंट्री 49 सेल्स टैक्स है। फिर क्या? टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रोविंस के पास चला गया। टैक्सेस ऑन मिनरल ऑयल, गैस एंड मिनरल्स फॉर यूज ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फेडरेशन के पास है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे टैक्स करने की पावर भी, मगर अलग से इस पे कोई टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये गौर से देखिएगा। टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरिड बाय, गौर से देखें, कहता है अगर गुड्स एंड पैसेंजर्स को कहां से कैरी कर रहे हैं? गुड्स एंड पैसेंजर, गौर से देखिएगा, रेलवे, सी एंड एयर, रोड नहीं है। इसीलिए प्रोविंशियल सेल्स टैक्स आज तक आपने नहीं देखा होगा कि रेलवे टिकट पे हो। ट्रांसपोर्टेशन पे जब प्रोविंसेस टैक्स करते हैं तो वो सिर्फ कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है जिसको उन्होंने टैक्स किया है? रोड। तो नाम क्या लिखते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट। सेल्स टैक्स ऑन सर्विस इस पे लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये एंट्री 53 ने मना किया हुआ है। एंट्री 53 के मुताबिक गुड्स एंड पैसेंजर का अगर टैक्स है रेलवे, सी और एयर का, तो कौन लगाएगा? अब यहां एंट्री 53 पे, एंट्री 53 पे, एंट्री 53 किसकी? एंट्री 53 ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पे एक सवाल। अगर आप प्रोविंशियल सेल्स टैक्स देखोगे तो अगर कोई चार्टर किया जाए एयरप्लेन, तो उस पे सेल्स टैक्स ऑन सर्विस लगाया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी अभी तो मैंने बताया कि बाय एयर गुड्स, क्या लिखा है इस एंट्री में? इस एंट्री में क्या लिखा था कि गुड्स और नहीं, और गुड्स और पैसेंजर्स, कैसे? बाय एयर और बाय सी और बाय रेलवे। इस पे सिर्फ किसका डोमेन आ गया? फेडरेशन का। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये एंट्री प्रोविंसेस कैसे लाएं अपने पास? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, इसको चैलेंज किया जा सकता है। ये फेडरेशन का डोमेन है, आप कैसे घुसे उसमें? बताएं इसमें क्या फर्क है? देखिए नहीं, पर्सनलाइज सर्विस की बात नहीं है इसमें। टर्मिनल टैक्सेस भी अलग एक डोमेन है, छोड़ दें उसको, अभी टर्मिनल वर्ड पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना देखें, देखिए असल चीज क्या है, प्रोविंसेस इसका एक आर्ग्यूमेंट देते हैं
आर्ग्यूमेंट ये है कि ये फेयर नहीं है। क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं, ये देखें इसमें क्या लिखा है, टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरिड बाय रेलवे, सी एंड एयर, टैक्सेस ऑन देयर फेयर एंड फ्रेट। वो कह रहे हैं हमने पूरा जहाज रेंट पे लिया हुआ है। वो कहते हैं पूरा जहाज रेंट पे लाना ये इसमें नहीं आता, इससे निकल के वो कहते हैं ये रेजिड्यूरी पावर है, ये हमारे पास है। अगर मैं एक टिकट लूंगा, एक टिकट पे कभी भी टैक्स नहीं लगाऊंगा, उस पे एफईडी है, फेडरल लॉ की टैक्स है। आपको पता है इंटरनेशनली और लोकली जब आप ट्रेवल करते हो तो आप फेडरल टैक्स पे करते हो, वो है एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो फेडरल टैक्स सही लगा हुआ है उस पर, एंट्री 53 की वो रिक्वायरमेंट मीट करता है। मगर प्रोविंशियल लॉ क्या कहता है, प्रोविंशियल लॉ कहते हैं नहीं, जब पूरा जहाज ही मैं रेंट पे लूंगा किसी के लिए तो मेरा डोमेन है। मगर ये अगेन डिस्प्यूट है, और जब भी ये डिस्प्यूट सॉल्व होगा तो एंट्री 53 डिस्कस होगी। अभी भी इसको कुछ लोग जो सारे जहाज इस तरह, इतनी रिवायत है नहीं तो इतना बड़ा डिस्प्यूट है ही नहीं, मगर होगा तो आप इशू उठा सकते हो। क्या कहोगे, ये प्रोविंशियल डोमेन नहीं है, ठीक है, इस पर प्रोविंशियल, क्योंकि उधर से फेडरेशन खींच रहा होगा, उधर से प्रोविंस खींच रहा होगा, दो जगह टैक्स की बात होगी। ठीक हो गया, ओके। अब मैं आता हूं सेकंड और थर्ड स्टेज की तरफ। देखिए अब तक आपने जो आर्ग्यूमेंट्स देखे क्या क्या थे, अगर देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट क्या क्या थे, कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस हुए हैं, उसका अगर एक समरी बनाना चाहें तो हम उसको बनाएंगे एंड पे आके। मगर अगली स्टेज पे आए, अब हम आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज की तरफ, और वो उसका ताल्लुक है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 का ताल्लुक भी टैक्स से है, ठीक है। आर्टिकल 8 का टैक्स से कैसे ताल्लुक है, आए जरा नेक्स्ट स्टेज पे अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में, और वो है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है, सबको पता है, जो अगर कोई लॉयर है नहीं तो आज आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस पे सिर्फ इस चीज़ पे जो एक उसूल निकलेगा, इस पे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मेरे पास है, और उसकी कम से कम, मुझे तो अभी याद नहीं है, जब लास्ट टाइम मैंने देखा था तो मेरा गुमान है कि 300 से 400 पेजेस सिर्फ इस चीज़ पे लिखे हुए हैं कि ये आर्टिकल टैक्स से कैसे लिंक है। इतना बड़ा ये समंदर है, कौन सा आर्टिकल 8। आप देखें, पहले तो ये देख लें कि पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स है, और इसके अंदर चैप्टर 1 आता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। अब आए आर्टिकल 8 क्या कहता है, टाइटल ही पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा उसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जिसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो गिवन है चैप्टर 1 में। अब ये राइट्स हैं कौन से, कौन कौन से राइट्स हैं, जरा छोड़ें इसको, राइट्स पढ़ते हैं। 9 से देखिए क्या है, सिक्योरिटी का राइट, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ओके, क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, ये राइट्स हैं हमारे। सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आर्टिकल 10 ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, टैक्स में भी तो ट्रायल होता है, ट्रायल नहीं होता क्या, ये ट्रायल ही तो है जब वो प्रोसीडिंग से स्टार्ट करते हैं, तो फेयर ट्रायल मिला कि नहीं मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसके बाद स्लेवरी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्ट, ये क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रो, ये भी रेलिवेंट है। एक लॉ बना, देखें आपने कोई टैक्स का कोई फॉर्म जमा किया था, कोई काम किया था, उस वक्त उस पर कोई पेनल्टी नहीं थी, बाद में लॉ बना और उसको पेनलाइज कर रहे हैं, पुराने एक्ट को नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहे हैं। प्रोटेक्शन क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। एक एक्ट किया मैंने, जब मैंने, अब आपको पता है इसका कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी पड़ेगी, वो भी FBI इन्फोर्स करता है, AML। पता है कैसे होगा, एक बंदे ने एक ट्रांजैक्शन की, जबकि उस वक्त वो AML पाकिस्तान में था ही नहीं। AML पाकिस्तान में कब आया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया, 2010 में आया। आपकी ट्रांजैक्शन उससे पहले की थी, 2010 में, सुनिएगा, उस एक्ट को क्रिमिनलाइज किया गया, ऑफेंस बनाया गया, उससे पहले तो नहीं था ना। जब नहीं था तो बाद में उसको ऑफेंस बनाने से मुझे पेनल्टी नहीं लगा सकते, हाँ उसके बाद करो मैं पेनलाइज हो जाऊंगा। मगर कोई एक्ट अगर ऑफेंस नहीं है तो सबसेक्वेंटली उसका ऑफेंस बनना उसको फ्यूचरिस्टिक ऑफेंस बना सकता है। क्लियर बात समझ आई, तो ये आर्टिकल हमसे लिंक है। मगर आगे आए, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं। डबल पनिशमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, डबल जेपर्डी नहीं है भाई, एक चीज की दो पनिशमेंट्स नहीं हो सकती। एक दफा ऑर्डर पास हुआ, पेनल्टी लगाई गई, उसी पे दोबारा ऑर्डर पास कर सकते हैं, होता है।
आजकल कम है। कम क्यों हो गया? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है आयरिस का, वरना होता था। पता है क्या है? ज्यूरिसडिक्शन पहले थी हैदराबाद के पास, वहाँ के अफसर ने पेनलाइज कर दिया, वो ज्यूरिसडिक्शन आ गया कराची के पास, उसको रिकॉर्ड का पता ही नहीं, उसने दोबारा पेनल्टी लगा दी। कर सकते? नहीं कर सकते। डबल जेपर्डी नहीं है, 2 सजाएं एक क्राइम की नहीं हो सकती। इनवायलेबिलिटी ऑफ दी डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। ये देखो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यार टैक्स से बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है इसका। कैसे? हैरान कुन बात बता रहा हूँ। क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। मुझे बताओ, अगर ऐसा टैक्स लगा दिया जाए, ऐसा टैक्स लगा दिया जाए जो इतना एग्जॉर्बिटेंट हो, इतना ज़्यादा हो कि मुझे 1 रुपये की बचत ही नहीं होती उसके बाद, तो क्या मुझे फ्रीडम ऑफ ट्रेड है? क्या ट्रेड में कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाऊंगा? तो क्या मैं टैक्स से लिंक कर सकता हूँ 18 को? क्यों नहीं कर सकता? आगे आ जाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, सेफगार्ड्स। ये देखें, कोई, ये इंपॉर्टेंट है, सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एक टैक्स लगा के कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स टू द प्रोसीड्स ऑफ व्हिच आर टू बी स्पेंट ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन। अब हम कहते हैं ये सारे पाकिस्तानी एक टैक्स देंगे ताकि हम मस्जिदें बनाएं। कहता है ये बना सकते हो, लॉ बनाओ, मगर हिंदू से नहीं ले सकते ये टैक्स। क्यों? क्योंकि उसके मजहब के अगेंस्ट, मतलब इस तरह ये लिखा है कि आप कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते जो किसी रिलीजन की प्रोपोगेशन के लिए हो और कंपेल किया जाए किसी और रिलीजन वाले को। सिख को नहीं ले सकते, क्रिश्चियन को नहीं ले सकते, हाँ मुसलमानों से ले सकते हो कि 2 पैसे ताकि मस्जिदें बनाएं हम, ठीक है। ये नहीं है कि मजहब के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, करेंगे। इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान है, मगर किसी हिंदू से लेके नहीं करोगे। फिर ये उसमें उसको प्रोटेक्शन है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दी गई है कि ऐसे पैसे उससे ना लो जो कि किसी मजहब पे इस्तेमाल हो। फिर क्या है? प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप देखें, जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है ना, अगर टैक्स से किसी आर्टिकल का सबसे ज्यादा ताल्लुक है तो ये, आप कहेंगे कैसे? इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए सबकी, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे ही बजाते खुद 2 घंटे की बात की जा सकती है कि ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। डिस्क्रिमिनेट ना करे लॉ, प्रोविजन ऐसा बना दे कि जो मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अगेंस्ट ऐसे बंदे के जो मेरे जैसा ही है, जिसमें सारे मेरे, मैं भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, मुझे कहते हो तुम 30% टैक्स दो, उसको कहते हो 13% टैक्स दो, ये डिस्क्रिमिनेशन है। मगर मैं डॉक्टर, वो इंजीनियर, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्लासेस बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में बी ट्रीटेड डिफरेंटली। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इलाही कॉटन। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट, अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, आप लिख लें कि इसका ताल्लुक किससे है? आर्टिकल 25 से। खास तौर पे आर्टिकल 25 पे आपको लाजमी है इलाही कॉटन की जजमेंट को पढ़ना। ये 1997 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इजीली मिल जाएगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और ये वो जजमेंट है जिसमें आपको पता चलेगा कि टैक्स के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है जो फॉलो किए जाते हैं। और उसमें क्या लिखा है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मगर क्लास बना के डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकता है। तो सेम पर्सन्स इन सेम सिचुएशंस विल बी ट्रीटेड सिमिलरली। इफ सेम सिचुएशन ना हो, सेम पर्सन ना हो, तो दे कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो कंपनी पे जो रेट लगाया गया है, स्मॉल कंपनी पे रेट है 20% का, मगर नॉर्मल कंपनी पे रेट है 29% का, और बैंकिंग कंपनी पे रेट है 43% का। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिकॉज डिफरेंट हालात हैं, डिफरेंट पर्सन से। मगर अगर सारी सेम ही हो, स्मॉल कंपनी एक पे 20% और स्मॉल कंपनी बी पे 30%, ये नहीं हो सकता, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। और ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 25 पे। ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को अगर मिला लें, राइट टू एजुकेशन, सारे क्या हैं? ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ये सारे अगर हमने सर्वे कर लिए सिर्फ इसलिए कि आर्टिकल 8 पढ़ें। आर्टिकल 8 क्या कहता है? कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। वॉइड क्या मतलब है? अगर किसी एक भी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो गई ना टैक्स लगाते वक्त, इन आर्टिकल्स की जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहे हो,
तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, वो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता, वाइड हो जाता है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है इसकी। इसका मतलब क्या है, अब देखें जरा, इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 8 के मुताबिक सारे टैक्स के लॉज को क्या फॉलो करना पड़ेगा, टैक्स के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, किसे, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों बताओ है कि नहीं है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स का पता तो हो, कहाँ गिवन है फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से, हमने सर्वे कर लिए, उसमें कैसे एक निटी-ग्रिटी शामिल हो जाती है। ओके हो गया भाई ऑनलाइन वालों, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स हैं उसमें एक और पॉइंट की तरफ। अब ये पॉइंट जो है ना, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, देखें जो हमारे लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर जो गिवन है, वो प्रोटेक्शन गिवन है हमारे पास, और वो गिवन है हमारे पास कहाँ पे, आर्टिकल 199 में। ठीक है, हम तकरीबन आ गए हैं, चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर किया है, बस थोड़ा सा ये मुझे कवर करने दें, फिर 3-4 और चीज़ें भी हैं। भाई आपको जल्दी तो नहीं है, मैं थोड़ा सा 10 मिनट और लूँगा भाई ऑनलाइन, ठीक है, 10 मिनट और लूँगा बेटा, मैं तकरीबन कवर कर गया उन चीज़ों को। ठीक है, आर्टिकल 199 क्या है, कब इस्तेमाल होगा और इसकी कब ज़रूरत पड़ती है आपको। देखें, आर्टिकल 199 एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसमें क्या फाइल होता है, पिटीशन फाइल होती है। पिटीशन जिसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, और लाहौर हाई कोर्ट में इसको क्या कहते हैं, रिट पिटीशन। ठीक है, ये सिंध में डिवीज़न बेंच यानी 2 जजेस सुनते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच यानी सिंगल जज सुनता है, मगर उसके बाद फिर इस पर इंट्रा कोर्ट अपील होती है। इंट्रा कोर्ट का मतलब सेम कोर्ट में अपील, वो डिवीज़न बेंच होती है। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे आपके सिर्फ वो गोश गुजार कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक नहीं है, टॉपिक मेरा है आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 का डोमेन क्या है, आर्टिकल 199 का डोमेन क्या है, आर्टिकल 199 कब इन्वोक होता है, पिटीशन कब फाइल होती है। आपको मिला कोई शो कॉज नोटिस कंपनी को, या कंपनी के खिलाफ पास हुआ कोई ऑर्डर, और वो 2 रिक्वायरमेंट मीट करे, एक इलीगल हो और दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो। ये 2 सवाल पहले ही होंगे आपसे। अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो, इलीगल की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन था, जिस अफसर ने पास किया उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, ये भी एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं इलीगैलिटी की। मगर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 2 चीज़ें जाके प्रूव करनी पड़ती है कोर्ट के सामने कि जो एक्शन हुआ वो इलीगल है, और दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये साबित करना कि आपके पास कोई और रेमेडी नहीं है सिवाय हाई कोर्ट आके उसमें अपनी रेमेडी लेने के। कोर्ट कहती है क्या इसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है, अगर अपील फाइल हो सकती हो तो यहाँ क्यों आए हो। तो इसका मतलब है सबसे पहले आर्टिकल 199 में इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको कहते हैं मेंटेनेबिलिटी। क्या कहते हैं, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं है। कोर्ट सबसे पहले देखिए आप पिटीशन में क्यों आए हो, इसका मतलब हम हाई कोर्ट पिटीशन के अलावा भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये देखिए हाई कोर्ट जाने के हमारे पास 2 रूट्स होते हैं। सबसे पहले इधर आए, एक ऑर्डर पास होता है, ठीक है, और उस ऑर्डर के खिलाफ हम सबसे पहले अपील फाइल करते हैं कमिश्नर अपील के पास, और उसके खिलाफ हम जाते हैं अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में सेकंड अपील फाइल करते हैं। फिर अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। दिस इज द नॉर्मल रूट जिसको कहते हैं अपील का रूट, ये आपके पास अपील फाइल करने का रूट होता है। मगर हम डायरेक्ट चले गए हैं
तो डायरेक्ट जाएंगे तो हमसे कोर्ट पूछेगा कि डायरेक्ट क्यों आए हो, हम कहेंगे हमारे पास जो ये एक्ट हुआ है कानून में वो रेमेडी नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास एक बात सुन लें, हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, हर ऑर्डर की रेमेडी नहीं होती। जिसकी रेमेडी नहीं है सीधी जाके आप जाएंगे पिटीशन में जाएंगे, और पिटीशन में जब जाएंगे तो पहला सवाल मेंटेनेबिलिटी पे होगा। उसमें दो चीज़ें डिस्कस होंगी, इलीगल है कि नहीं है, और वो आप अल्टरनेटिव रेमेडी है तो वहाँ जाओ, इधर क्यों आए हो। ठीक है, आर्टिकल 199 में पाकिस्तान में आपको बताऊं सबसे ज़्यादा पिटीशंस फाइल होती है। आर्टिकल 199 का रास्ता लॉयर्स के पास, टैक्स पेयर के पास एक किस्म का डिलेइंग टेक्टिक भी है। एवरी टाइम कोई नया टैक्स आता है, नई चीज आती है, आर्टिकल 199 में पिटीशन जरूर फाइल होती है। सबसे ज्यादा कॉमन चीज है आर्टिकल 199 में उसको चैलेंज करना, फिर वो 5 साल 6 साल 10 साल के बाद वापस चीजें आती हैं। एक क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं आपको आर्टिकल 199 की, मुझे अब एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज लगाया गया। आपको पता है किसकी सर्विसेज पे टैक्स लगाया गया? लॉयर्स की। लें भाई, आज तक स्टे किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट ने, और मोर देन आई थिंक 8 साल हो गए, केस नहीं चलता। तो लॉयर गए कैसे? आर्टिकल 199 इलीगल है। हम उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? हम सर्विस नहीं देते, हम तो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, वी आर असिस्टिंग कोर्ट, नॉट द क्लाइंट, वी आर असिस्टिंग कोर्ट। ये तो हमें फी देता है बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू देम, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कोर्ट। आर्ग्यूमेंट लिया, स्टे मिल गया, और स्टे आज तक चल रहा है। और कुछ जगह तो इसका मतलब है देखना क्या होता है कि हम जाएं क्यों, इलीगल है बहुत। ये आज तक पाकिस्तान में काम नहीं हुआ। मैं कहता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त PhD थीसिस है, और वो क्या है? पाकिस्तान में कितने लॉज आर्टिकल 199 में स्ट्रक डाउन किए गए हैं, टैक्स के कितने कवानीन थे जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया आर्टिकल 199 के तहत। पिटीशन फाइल हुई और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। बेतहाशा केसेस है, बेतहाशा। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, FAD अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। और आप जब रिपोर्टिंग देखते हो ना, जो हर महीने जर्नल आते हैं टैक्स के, PTD टैक्सेशन, तो उसमें आप देखते हो तो आर्टिकल 199 गारंटीड होगा कि उसकी रिपोर्टिंग हो रही होगी। बहुत लिटिगेशन कॉमन है। वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन भी तो है, प्रोटेक्शन भी तो है सिटीजन का। ठीक है, अब हम आते हैं आज की कंक्लूडिंग की तरफ। ये तो हमने जिक्र कर लिया वो आर्टिकल्स जो कि हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिस्कस किया हमने काफ़ी हद तक। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और वो लास्ट पार्ट क्या है? देखें, लास्ट पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जजमेंट्स हैं, पाकिस्तान एक कॉमन लॉ कंट्री है। आपको पता है कॉमन लॉ कंट्री किसको कहते हैं? कॉमन लॉ कंट्री कहते हैं ऐसे कंट्री को जिसमें जजेस के जो जजमेंट्स हैं, कंक्लूडिंग में एक बात नहीं 2-3 बातें हैं। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि हम कॉमन लॉ कंट्री हैं। कॉमन लॉ का मतलब क्या है? देखिए, टैक्स लॉज हैं 2 किस्म के। टैक्स लॉज हैं 2 किस्म के। एक लॉ कहलाता है प्रिंसिपल बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड, एक कहलाता है रूल बेस्ड। अब ये प्रिंसिपल और रूल बेस्ड क्या है भाई? प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड में फर्क ये है कि यहाँ पे जनरल और यहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशंस गिवन होती हैं। अगर इसकी एग्जांपल ले लो, अगर लॉ होगा प्रिंसिपल बेस्ड, वो क्या कहेगा? एसेट होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर की लाइफ होनी चाहिए, वेयर एंड टेयर या ऑब्सोलेशंस हो जिसकी वजह से वैल्यू कम हो, उसको डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं, यानी प्रिंसिपल बता रहे हैं। मगर अगर रूल बेस्ड होगा ना तो नाम लेगा, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ऐसे बताएगा, यानी स्पेसिफिक करेगा। इसीलिए जो रूल बेस्ड लॉज हैं वो बल्कि होते हैं। US का लॉ रूल बेस्ड है, UK रूल बेस्ड हो चुका है। आप उठा के देखिए उनके सेक्शंस 1200 सेक्शंस होते हैं एक लॉ में।
3-3 हज़ार सेक्शंस होते हैं एक लॉ में, हर सिचुएशन लॉ में वो लिख देते हैं। अब जब ऐसा होता है तो लॉ इतना क्लियर हो जाता है, लिटिगेशन खत्म हो जाती है। हर चीज़ जब लिखी हुई है तो क्या लिटिगेशन होगी? तो सबसे ज़्यादा बताएं लिटिगेशन कहाँ होती है, बताओ? प्रिंसिपल बेस्ड लॉ। हम प्रिंसिपल बेस्ड है, लार्जली प्रिंसिपल बेस्ड है। इसीलिए वो जनरल प्रिंसिपल जब ले डाउन करता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई पहले स्पेसिफिक अगर वो सिचुएशन कोर्ट ने आंसर कर दी तो वो सब्सिक्वेंटली बाइंडिंग होगी। इन अदर वर्ड्स, हमारे पास कोर्ट के फैसले बाइंडिंग क्यों हैं? क्योंकि हमारा लॉ प्रिंसिपल बेस्ड है। तो प्रिंसिपल किसी सिचुएशन पे अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, कोर्ट ने पहले कहा हुआ है, अब भी वो बाइंडिंग होगा। ये कहाँ लिखा है? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल स्पेसिफिकली इस पे डील करते हैं। आए तरह वो आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे टेक्स्ट में भी इन चीज़ को लिंक करेंगे, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि आया कि। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपको कैसे काम आएगा पता है? जब आप किसी भी डीसी के सामने एक केस पेश करते हो ना, वो सुनता ही नहीं है। कोई भी केस साइड करते हो ना, वो सुनता ही नहीं, जजमेंट में लिखता ही नहीं है। आपने कहा जी हाई कोर्ट पहले इस पे फैसला कर चुकी है, डीसी साहब ने तो उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो वायलेशन है। आप कहोगे ये कैसे? आए साबित करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको कंसिडर करना है भाई। आपको बताए अगर हाई कोर्ट में आप एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट पेश कर दो ना सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट वहां पे आपको कहेगी बिस्मिल्लाह, खत्म हो गई बात, हम अब क्या सुने, तुमने तो मसला हल कर दिया भाई। आप वो दूसरी पार्टी को कहते हैं वकील साहब इसके और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो पहले तोड़ो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाया भाई, हम क्या करें, हम पे तो बाइंडिंग है। और डीसी और एसी सुनते ही नहीं उस जजमेंट को शायद उनको ट्रेनिंग नहीं दी हम लोगों ने, मैंने नहीं दी ट्रेनिंग उनको, ठीक है, या मुझे चांस मिला नहीं है। तो आए जरा देखते हैं कि ये कैसे बाइंडिंग है भाई और क्यों बाइंडिंग है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे और क्यों बाइंडिंग है, ठीक है। तो जरा देखें सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट, और इसका देखिए जरा आर्टिकल 189 भाई क्या लिखा है? डिसीजन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड अब बनाए ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। अब मजे की बात ये है, ये अभी की अमेंडमेंट हुई है भाई, और हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग अब डिबेट इस पे होगी। क्या लिखा है? एनी डिसीजन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन द और enunciate a principle law be binding on all other courts in Pakistan including सुप्रीम कोर्ट। तो आपके पास अगर जजमेंट है ना कोई ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट पे भी बाइंडिंग हो जाएगा उसका, और सुप्रीम कोर्ट का है तो वो लोअर कोर्ट्स पे अप्लाई कर जाएगा। एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन और enunciates a principle law be binding on all other courts, मगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे अप्लाई नहीं करेगा वो। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट पे भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग है। तो जब कोर्ट्स पे बाइंडिंग है तो अथॉरिटीज़ क्या चीज़ है? उन पे भी बाइंडिंग है। इसका मतलब है कि आपको अब एक बात समझनी चाहिए, एक आपकी आदत होनी चाहिए, और वो क्या है कि आपके पास ये आर्टिकल कौन सा था? 189 की वजह से केस लॉ की एक अच्छी स्टडी होनी चाहिए। तो इसमें क्या था? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बाइंडिंग। ऐसे अब आए आर्टिकल 201 जो क्या कहता है? 201 कहता है हाई कोर्ट के जजमेंट लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। क्या ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है? हाँ, क्यों नहीं लिखी? ये देखें हाई कोर्ट, ये आगे 201 क्या लिखा है? डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मगर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 189, वही सुप्रीम कोर्ट वाली बात। एनी डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन enunciates प्रिंसिपल ऑफ लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल सब। अब इसमें गौर करें, लिखने वाली बात जो है ना, आपको नोट करने वाली बात क्या है कि बाइंडिंग किसको कहा है? बाइंडिंग कहा है प्रिंसिपल को, क्वेश्चन ऑफ लॉ को, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को नहीं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की हर चीज़ बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ वो बाइंडिंग है जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ को तय करे, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ को तय करे। ओके हो गया। लास्ट आज की डिस्कशन जो लास्ट पॉइंट है उसका ताल्लुक है, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है,
कि ये आर्टिकल 264 है, और 264 जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये भी हमसे टेक्स्ट में लिंक है। अच्छा, अब 264 कैसे लिंक है, ये एक और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आज के लिए। 264 ये आर्टिकल कैसे लिंक है, पता है, ये कहता है इफेक्ट ऑफ रिपील। अगर कोई लॉ रिपील हो जाए तो हमारे पास भी तो इसी तरह होता है ना, एक सेक्शन ओमिट हो गया, सब सेक्शन ओमिट हो गया। तो अब ये बेसिकली बात कर रहा है रिपील की, तो उसका इफेक्ट कब से शुरू होगा। ये हालांकि आपके जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी लिखा हुआ है, सेम चीज़ जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी लिखी हुई है और इसको वहाँ पे भी लिखा गया। मैं इस पे सिर्फ इतनी डिस्कशन करूँगा आज कि रिपील क्या है, रिपील क्या है। अगर कोई लॉ रिपील किया गया है ना, तो आपको सिर्फ एक नया एंगल देना चाहता हूँ। बाकी तो आर्टिकल 264 को मैं डिटेल में नहीं जा रहा आज, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इस तरह नहीं है। रिपील की एक किस्म सबको पता है और वो कहलाती है एक्सप्रेस रिपील। एक्सप्रेस का मतलब है जो सीधा सीधा द सेक्शन इज हियर बाय ओमिटेड, ये रिपील है, सीधा सीधा ओमिट होना रिपील हो गया। मगर एक होता है इम्प्लाइड रिपील। ये क्या होता है आपको पता है? इम्प्लाइड रिपील का भी कॉन्सेप्ट है। वो कैसे है, सपोज करें एक तरफ हमारे पास सेक्शन है 3 और दूसरी तरफ हमारे पास सेक्शन है 4। सेक्शन 4 में आती है एक अमेंडमेंट, और वो अमेंडमेंट ऐसी है कि जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं रहता। अब यहाँ एक उसूल है, उसूल पता क्या है? रिडंडेंसी, लॉ में रिडंडेंसी नहीं होती, और इसका उसूल क्या है? यू कैन नॉट एट्रीब्यूट रिडंडेंसी टू लॉ। यू कैन नॉट से कि ये रिडंडेंट हो गया है। कोई प्रोविजन ऑफ द लॉ रिडंडेंट नहीं होता। यू हैव टू गिव इट सम मीनिंग। यू हैव, कोर्ट हैज टू प्रोटेक्ट द लॉ, उसको मरने से बचाता है। मगर अगर अमेंडमेंट ऐसी है कि बचा ही नहीं सके, तो रिकंसाइल कर ही नहीं सके, तो कोई वे ही नहीं है दोनों को रिकंसाइल करके दोनों को चलाने का, एक की लाइफ दूसरे की डेथ बने तो उसको कहते हैं इम्प्लाइड रिपील। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स इसके थ्रू उसको रिपील कर दिया गया है, यानी वो कानून में मौजूद है बट क्या हो चुका है? रिपील। ये नहीं पता लोगों को, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ रिपील का ये सेक्शन हमने इस तरीके से इसको लिंक किया। चले, होप के सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। और ये जो आज आपने चीज़ें डिस्कस की, देखी, हमने कोशिश की कि आज का जो हमारा इशू था कॉर्पोरेट टैक्सेशन का, वो हमने उससे इंसाफ किया किसी न किसी हद तक। और ये क्या था? इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी था। और मैं चाहूँगा कि आप सब जो आज आपने सीखा, और ये आपके साथ शीट भी शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, इसको देखते हुए आप अपने पास ज़रूर ज़रूर कुछ नोटिंग करें। और अगर किसी को ज़्यादा टाइम मिल सके तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन बातों को जो मैंने आपके साथ की हैं और आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, सीखी हैं, तो इसको, इन्हीं चीज़ों को किसी आर्टिकल में कन्वर्ट करके, इन्हीं चीज़ों को किसी एसे में कन्वर्ट करके अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, ताकि आपकी एक्सपर्टीज़ को दुनिया जानना शुरू करे कि इसको ये बातें आती हैं। और फ्यूचर इसी चीज़ का है। हमेशा मैं कहता हूँ कि आजकल जो प्रोडक्ट है ना, वो आप खुद हो। आजकल ब्रांड आप खुद हो। देयर इज़ नो सच थिंग कि आप कोई ब्रांड बनाते हो। यू आर द ब्रांड। कैसे बनेंगे? इसी तरीके से। और मैं आपको आज इजाज़त दे रहा हूँ, सारी बातें जो आप मुझसे सीखेंगे वो आपकी हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे यार सर की बातें हम कैसे लिख रहे हैं, मैं आपकी हैं। सबको इजाज़त है। इनको कन्वर्ट करें इनटू राइटिंग्स। और राइटिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नोट्स लिखें, जेपीटी को दें, इसको आर्टिकल बना दें, वो आर्टिकल बना देगा। उसको पढ़ें, अपना माइंड अप्लाई करें, उसमें चेंजेस करें, उसको अपना बना दें, ताकि वो आपकी चीज़ बन जाए, और उसको पोस्ट करें। ठीक है। होप के द सेशन वाज यूजफुल। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आएंगे और इसी तरीके से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। हर क्लास में कोशिश यही होगी कि एक इशू को कंप्लीट किया जाए, मगर कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो एक क्लास तक महदूद नहीं होंगे, जो मल्टीपल क्लासेस तक जा सकते हैं। इसीलिए ये नहीं होगा कि, मगर इशू नंबर्ड होगा। इशू नंबर 1 कंप्लीटेड, टास्क अकम्प्लिश्ड, एंड द इशू वाज ओके डन, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ टैक्स ऑन कंपनीज। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बाकी कल मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है भाई।
चले बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़।